नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी। राजेश जी, आप पहली बार एजुकेशन बीट्स के मंच पर अपनी बात रखेंगे, तो राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बीट्स के मंच पर। धन्यवाद दिव्या जी, मुझे भी खुशी है कि आपने इस मंच से जोड़ा। मैं चाहूंगा राजेश आप जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीसी की जिम्मेदारी मिलने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, हमारा आपसे पहला प्रश्न है कि आपके पास शिक्षण का लंबा अनुभव है, क्या आपको पहले और आज के स्टूडेंट में कोई खास बदलाव नजर आता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पे मैं बोलना भी चाहूंगा। देखिए, अभी जो एजुकेशन वर्ड है बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। एजुकेशन केवल ये नहीं रह गया है कि आपको बीए और एमए की डिग्री मिल जाए जी और आपने अचीव कर लिया। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखिएगा तो इसमें दो पैरामीटर, दो एंगल से हमको चलना है। एक है क्वांटिटी, एक है क्वालिटी। ये दोनों को साथ साथ देखेंगे तो शायद हम अपना पांव एजुकेशन की इंटरनेशनल मार्केट में जमा पाएंगे। मैं मार्केट वर्ड यूज कर रहा हूँ जी जो हम लोग यूज टू नहीं है। दिस इज द, ये जो इरा है ये मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी का है, जी फिक्स्ड इकोनॉमी का नहीं है। पहले स्टूडेंट एडमिशन लेता था, बहुत सारी आइडियल यूनिवर्सिटी, चाहे डीडीयू हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, तो एक फिक्स्ड इकोनॉमी के तहत वो लेता था। मतलब वो यूनिवर्सिटी कुछ कोर्सेज ऑफर करती थी, नंबर ऑफ कोर्सेज कम थे, जी और वो कोर्सेज थे जो जो गवर्नमेंट जॉब की तरह टारगेटेड थे। सबसे पहला होता था कि आप आईएएस बन जाएं, पीसीएस बन जाएं, इंजीनियरिंग में चले जाएं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स बहुत कम हैं, ऐसे केवल 30-40 सब्जेक्ट हैं। कोई फिक्स है, कोई हिस्ट्री से करना चाहता था, कोई पॉलिटिकल साइंस से, कोई फिजिक्स से, कोई केमिस्ट्री से। ऐसे 30-40 सब्जेक्ट हैं जो कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी, हमारी 900 यूनिवर्सिटी में ऑफर होता था। जी लेकिन आप अगर थोड़ा सा इस कोर्सेज की इकोनॉमी को समझिएगा तो जैसे बीएचयू है, बीएचयू ऑफर्स अराउंड 2000 कोर्सेज। हमारे यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय डीडीयू में करीब 60 कोर्सेज ऑफर होते हैं। क्या हम अपने ये 4-4.5-5 लाख को डिनाई नहीं कर, बीएचयू जब 1000 कोर्स ऑफर होता है तो हम 1900 कोर्सेज उनको ऑफर नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। वहीं आप हार्वर्ड में चले जाइए, हार्वर्ड ऑफर्स 10,000 courses for 30,000 students. Princeton offers 18,000 courses, 8,000 courses और 28,000 students. कहने का सेंस है कि ये मार्केट क्या कोर्सेज मैं जैसा कह रहा था, मैं शुरू कर रहा हूँ जी कि ये जमाना मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी कोर्सेज का है। क्या मार्केट डिमांड कर रही है? अगर आप कोर्सेज वैसे नहीं बनाएंगे हम अब, और वो यूनिवर्सिटी का ट्रेंड भी चेंज करने की जरूरत है। हमको ये इसकी इम्पोर्टेंस नहीं देना है कि हम इतने आईएएस प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कितने प्लेसमेंट्स कर रहे हैं। मैंने एक जी प्लेसमेंट सेल बनाया है और मैंने उस प्लेसमेंट सेल को बड़ा यहाँ पे स्थापित कर रहा हूँ और 1-2 महीने फंक्शनल हो जाएगा। प्लेसमेंट सेल में मैं एजेंसीज हायर कर रहा हूँ और मैं इंश्योर करूंगा कि 5,000 से 10,000 स्टूडेंट को पर साल वो प्लेसमेंट सेल हमारे स्टूडेंट को नौकरी दे।
जी तो ये जमाना इसका है, जो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी की बात मैं कर रहा हूँ। और अब मैं चाहूंगा कि लास्ट में आप पूछिएगा कैसे कोर्सेज है मार्केट ड्रिवन, व्हाट आर द मार्केट ड्रिवन कोर्सेज। तो ये तो मैं इसका बताऊंगा, कुछ कोर्सेज का एग्जांपल भी कोट करूंगा जी, कि वो कितने सिंपल कोर्सेज हैं, हमारे आप बच्चे नहीं अभी बता जानते हैं। सकते हैं सर, जी, आप अभी बता मैंने सकते मैंने एक बता मार्क मैं एक कोर्स मैं लास्ट ईयर मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में था। मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में विजिट कर रहा था, पूर्णिया यूनिवर्सिटी। तो आजकल देखिए, ये आपको पूर्णिया यूनिवर्सिटी नई थी, हमारे पास फैसिलिटी बहुत नई थी। तो क्या वो एमएयू करते हैं तो वो देखते हैं कि आप में क्या स्ट्रेंथ है। हमारी स्ट्रेंथ हमारे स्टूडेंट है। तो उसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ पैकेजिंग है। पैकेजिंग वर्ड नंबर 1, वो मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ पैकेजिंग है, नंबर 1 है। आपने सुना नहीं होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ पैकेजिंग भी होता है। जी तो वो पैकेजिंग के कोर्सेज ऑफर करते हैं और उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है हमारे मैनेज से। मैनेज इज अ प्लेटफॉर्म एट हैदराबाद इन NIRD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो 2 साल का एक पैकेजिंग मैनेजमेंट और मार्केटिंग पे एक कोर्स ऑफर करते हैं। तो वहाँ मिचिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से 3 प्रोफेसर आते हैं, 1 से 1.5 महीने रहते हैं और वो 10-10 हजार पर अपना वो कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं, TADA चार्ज करते हैं। 10,000 मतलब 30,000, 30,000 का मतलब हो गया करीब 21 लाख रुपए। लेकिन वो जो 100 बच्चों को पैकेज देते हैं, उस इंटरनेशनल मार्केटिंग से वो पैकेज जा रहा है, आपको विश्वास नहीं होगा, 100 बच्चों का एवरेज पैकेज 5 लाख रुपए पैकेजिंग में। क्या आपको पता है? आपको पता है कि 5 लाख IIT का एवरेज पैकेज नहीं है। अब जी IIT BHU का एवरेज पैकेज 4 लाख से नीचे जाता है। ये एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की कोर्सेज की जरूरत है, नए नए कोर्सेज की। और हम लोग वो नए नए स्पेशलाइजेशन की। तो ये मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी की बात है। और ऐसे हम लोग वो अगर 30,000 बच्चों के लिए 10,000 कोर्सेज बना सकते हैं, तो क्या हम जी अपने 5 लाख बच्चों के लिए हम 60 कोर्सेज पे भी, उसमें भी जिसमें कंपटीशन बहुत है, जी इतना बिल्कुल कंपटीशन है कि। सही कह तो रहे हैं आप। ये नए बच्चे और पुराने हमारे बच्चों में डिफरेंस है और उनकी सोच बदलने की जिम्मेदारी हमारी है, जी यूनिवर्सिटी की है। और वही चीज मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सुंदर सर। राजेश जी, क्या आपको लगता है कि किसी भी देश के विकास में वहाँ की स्थानीय भाषा का कितना बड़ा रोल होता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैं कई प्लेटफॉर्म्स पे जाता हूँ। जी मैंने आपने पता नहीं यहाँ के अखबारों में नहीं पढ़ा, मैंने वहाँ पे पूर्णिया में भी मैंने फ्रेंच, जर्मन और कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस स्टार्ट कराई। जी कुछ लोग वहाँ है, मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूँगा। जी मैंने यहाँ पे भी एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस बनाना चाह रहा हूँ। बहुत लोग बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, खासकर जो आजकल बीजेपी बेस्ड है, वो लोग कहते हैं कि सारे प्रोग्राम हम हिंदी में करें। जी बहुत अच्छा, दिक्कत है, हम हिंदी में कर सकते हैं। लेकिन हिंदी, मैं बताऊं, हिंदी बहुत पॉपुलर है और देशों में भी। करीब 68 ऐसे देशों में हिंदी के डिपार्टमेंट हैं। वो क्यों है? वो इसलिए नहीं है कि वो देश हिंदी जानते हैं, वो इसलिए है कि हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानते हैं। लोकल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है। आप लोकल संस्कृत सीखिए, हिंदी भी जरूर सीखिए, आप तेलुगु सीखिए, हिंदी भी जरूर सीखिए, उसके साथ साथ इंग्लिश भी जरूरी है। और ये इसको अपने बैकग्राउंड से जोड़ना, अपने रिलीजन से जोड़ना एक गलत बात है। मैं चाहता हूं कि हर बच्चा अपनी लोकल लैंग्वेज जाने, हिंदी जाने, इंग्लिश जाने, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज जाने। FAO की 3 लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश। अगर FAO यूनो में आपको नौकरी चाहिए तो आपको एक लैंग्वेज उसमें से आनी चाहिए। अगर हम स्कूल में एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम उस लैंग्वेज को ऑफर कर देते हैं, उसमें जी क्या बुराई है? वो बच्चा बच्चा एनरिच होता है। वो अगर वो जोशी का बच्चा है, जोशी विभाग का, और वो संस्कृत डिपार्टमेंट का बच्चा है, उसकी इंग्लिश अच्छी है, वो फ्रेंच भी जानता है,
और वो चाइनीज भी जानता है, तो इमेजिन करिए उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, वो इंटरनेशनल मार्केट में कर पाएगा। अगर वो केवल संस्कृत जानता है तो वो अपने उस माहौल में रह जाएगा, अपनी विद्या को उस माहौल से बाहर नहीं निकल पाएगा। मैं आपको बताऊं, चाइना में चाइनीज आर आल्सो वेरी कंजर्वेटिव, वो इंग्लिश कम जानते हैं जी। आजकल। अभी ये कोविड-19 से पहले अमेरिकन प्रोफेसर का फेवरेट डेस्टिनेशन समर वेकेशंस में चाइना होता था। आप पूछेंगे क्यों होता था? वो जाते थे केवल वो 2 महीने, वो उसके ट्रांसलेशन करने, इंग्लिश से चाइनीज का ट्रांसलेशन करने अमेरिका से आते थे, कि उनका ट्रांसलेशन करके, और वो क्योंकि पैसा देते थे और उनको मार्केट में एडजस्ट करने के लिए उनको वो इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, चाइनीज इंग्लिश जानते नहीं थे। तो ये लैंग्वेज का महत्व है, और मैं इस अंदाज से यूनिवर्सिटी में कल्चर प्रोपोगेट करने की कोशिश करता हूँ कि आप सब बोलिए, हिंदी के नाम पे आप इंग्लिश को बैन मत करिए, फॉरेन लैंग्वेज को बैन मत करिए, लोकल लैंग्वेज हिंदी तो आनी चाहिए, आपको अच्छी आनी चाहिए। तो इस कल्चर को मैं अपनी यूनिवर्सिटी में प्रमोट कर रहा हूँ, और एक बच्चा अगर कई लैंग्वेज जानता है तो ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए, आपसे हमारा अगला प्रश्न है कि देश लगातार आगे बढ़ रहा है, फिर भी कुछ लोग जो महिला शिक्षा का विरोध करते दिख जाते हैं, पर्दा प्रथा का समर्थन करते दिख जाते हैं, इनसे बात करो तो ये परंपराओं का हवाला देने लगते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आप? देखिए, ये मैं आपको एक इंसिडेंस कोट करता हूँ। मैं जब पहली बार मैंने नीतीश कुमार जी को बुलाया वहाँ पे जी। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में, हम लोग स्टेज पे बैठे थे। जी। नीतीश कुमार जी मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, लेकिन मेरे को उनकी बड़ी अच्छी बात लगी। उनके 7 निश्चय थे, उनमें एक निश्चय ये था कि महिलाओं को फ्री, लड़कियों को फ्री वो दिया जाए, साइकिल दी जाए, फ्री साइकिल दी जाए। तो वो मैंने सोचा ये, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने बताया कि 12,000 बच्चे बैठे थे सामने। उन्होंने बताया कि ये जो क्या होता था पहले, कि बच्चियां निकलती नहीं थी, साइकिल पे बैठना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन फ्री साइकिल मिली तो वो साइकिल बैठ के स्कूल जाने लग गई। और फिर धीरे धीरे लोगों को भी समझ में आने लग गया कि ये कोई बुराई नहीं है, साइकिल का यूज करना, स्कूल जाना। तो ये सब हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो लोग भी ये कहते हैं, इन चीज़ों को अटैच करते हैं जेंडर बायसनेस के कारण, सोशल कस्टम्स के कारण, सोशल चीज़ों के कारण, तो वो चीज़ें गलत हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जब अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर स्पीच दे रहे थे, तो हमारी महामहिम ने एक बात कही, और उन्होंने कहा कि हम लोग हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ही डिप्रेस्ड होते हैं, जी। और साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड होते हैं, और ज़रूरत होती है कि उनकी काउंसलिंग की, और वो काउंसलिंग सेल हर हेल्थ सेल के साथ होना चाहिए, और स्पेशली महिलाओं के लिए। महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो कि वो बात नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे काउंसलर हमें चाहिए। तो मैंने पहला काम किया, उसके दूसरे दिन मैंने यहाँ एक नोटिफिकेशन किया यूनिवर्सिटी में कि एक फीमेल स्टूडेंट की जो डिप्रेशन प्रॉब्लम है उसको हैंडल करने के लिए, बहुत बड़ा इशू है ये। लड़कियां, हमारी लड़कियां एज टैलेंटेड हैं एज लड़के हैं, तो ज़्यादा तो वो माहौल बनाने की जरूरत है। मैं उसके बहुत ही अगेंस्ट हूँ, जो भाषा को या रिलीजन को या अपने कस्टम्स को इसके वो रोकते हैं, वो देश को रोकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन चीज़ों को प्राथमिकता दी जाए, इस पे डिबेट हो। सर, आपका लंबा अनुभव है एजुकेशन में, कई विश्वविद्यालय से लेकर आप जुड़े हैं। छात्र राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स, नो, मेरा अपना मानना है, नो स्टूडेंट यूनियन हैव जी। एवर improved the conditions of the campuses. लेकिन उनकी भागीदारी होनी चाहिए।
फीडबैक होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट यूनियन आए यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट में, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना के नहीं आए। मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा जी कि पॉलिटिक्स जो हमारे स्टूडेंट्स का माइंडसेट चेंज करती है। मैं चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स कैंपस में ना हो, स्टूडेंट की भागीदारी हो, स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट हो। मैं जब पुणे यूनिवर्सिटी में उसका फाउंडर वाइस चांसलर, पहली बार वाइस चांसलर बना, तो मैंने देखा कि सारे स्टूडेंट आ रहे हैं मिलने में, एक साथ आ सकते हैं मिलने। तो कोई एबीपी के बैनर पे आ रहा है, कोई जेडीयू के बैनर पे आ रहा है, कोई कांग्रेस के बैनर पे आरजेडी। क्यों स्टूडेंट ऐसे मिल रहे हैं, क्यों डिवाइड हो गए? मेरे को ये बात समझ नहीं आई। और वो उनका आईक्यू लेवल बहुत कम होता था, ऐसे स्टूडेंट का आईक्यू लेवल कम होता था। तो मैंने सोचा कि ऐसे स्टूडेंट के लिए भी ये तो सबसे बड़ा इनका वो है, क्या नाम है, सबसे बड़ा प्रोफेशन है, एक पॉलिटिक्स हो गया। और जबकि हम यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वो एक ही लैंग्वेज जानते हैं कि कैसे जबरदस्ती अपना काम करवा लें। तो वो चीज़ नहीं है। मैंने कहा कि एक मैंने कोर्स इंट्रोड्यूस किया उनके लिए। मैंने उनके यहाँ एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया, ये पॉलिटिकल लीडरशिप एंड इलेक्शन स्ट्रेटजी। और मैंने ये कोर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर लीडरशिप है, उसके कोलैबोरेशन से स्टार्ट किया। कुछ लोग हंसते थे मेरे ऊपर कि अरे पुणे यूनिवर्सिटी में बच्चे इतना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इतना लो है, लोवेस्ट इन द इंडिया है, 9% है, इंडिया का 26 है, तमिलनाडु का 48.6% है। तो आप पूर्णिया में हार्वर्ड बना रहे हैं। मैं हार्वर्ड नहीं बना रहा था, मैं एक वैल्यू एडिशन कर रहा था पूर्णिया यूनिवर्सिटी की डिग्री को, और एक उस कैटेगरी के बच्चों को एक डिग्री दे रहा था। कल को पॉलिटिशियन वो जाएगा, ये जेडीयू और कांग्रेस कहने से उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगी, लेकिन बोलेगा कि सर मेरे पास एक डिग्री है पूर्णिया यूनिवर्सिटी की, जिसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से किया गया, तो उसका वैल्यू उसमें बढ़ जाएगा। तो ऐसे कल्चर जरूरत, पार्टिसिपेशन की जरूरत है। और स्टूडेंट लीडरशिप आर वेलकम, बट इन राइट डायरेक्शन। तो पॉलिटिकल डायरेक्शन में, पॉलिटिकल पार्टीज में डिवीजन नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इनफैक्ट मैं बड़ा अगेंस्ट हूँ उसके। मैं देखता हूँ कि टीचर्स आर आल्सो अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकली, वो मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, और पर्सनली अगेंस्ट हूँ। जबकि हमारे यहाँ अलाउड है, हमारा यूनिवर्सिटी सिस्टम है कि टीचर कैन फाइट इलेक्शन एंड इवन बिकम ए मिनिस्टर। So that should be separated. है ना? Politics, university should not be a platform for political parties, but certainly for learning this thing. राजेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी के इस युग में युवा जो है वो कहीं ना कहीं सामाजिक विघटन का हिस्सेदार बनते चले जा रहे हैं? यानी जैसे कि मैं बताना चाहूंगी आपको कि लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं, अपने परिवार तक को समय नहीं देते हैं, सड़क पर भी मोबाइल का यूज करते हुए चलते हैं। तो ऐसे और भी कई उदाहरण हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये बात मानता हूँ जी कि जो ये नई टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, ये इससे डिस्ट्रैक्शन होता है। मेन मुद्दे से हट के बच्चा उसी में इन्वॉल्व हो जाता है। उसके अलग अलग पॉइंट्स के दोनों हिस्से आप देखिए, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, लेकिन इट्स अ वे ऑफ लाइफ, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि इसको सही तरीके से यूज करें, और जो कि हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें जो व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, कितना क्लासिक यूज है टेक्नोलॉजी। कभी आप सोच सकती हैं कि हम लोग बैठ के सिंपल फ्री में हम लोग बात कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं विदाउट ग्रेट इन्वेस्टमेंट। जी जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया हार्वर्ड से, तो ये आया कि कैसे करें स्टार्ट। तो मैंने कहा एक वर्चुअल क्लास का कांसेप्ट है, वर्चुअल क्लास। वो नॉर्मली में बहुत पैसा लगता है, एक वर्चुअल क्लास बनाने में 1-2 करोड़ रुपए लग जाते हैं। हमने एक नई टेक्नोलॉजी यूज की। जब मैं आपसे गूगल मीट पे फ्री में बात कर सकता हूँ, तो वही कॉन्सेप्ट हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया वर्चुअल क्लास का, कि वहाँ पूर्णिया में कि यू क्रिएट ए क्लास, लिटरली जो हार्वर्ड टीचर इज
in your class. It's not video conferencing. Video conferencing जैसे 1-to-1 है, उस क्लास में क्या होता है कि वो हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है इक्वली, एंड एक छोटा सॉफ्टवेयर है वो एडिट करता है किस बच्चे का क्वेश्चन वो किया जाए और किस बच्चे का क्वेश्चन रोका जाए और कौन से टीचर का कौन सा सेंटेंस कम्युनिकेट किया जाए, वो सॉफ्टवेयर कर लेता है और वो लोड कर देता है, और वो सस्ता भी है अगर हम टेक्निकली यूज करें जी। तो ये इरा जो कोविड-19 ने हमें सिखाया है, इन चीजों का यूज होने जा रहा है बहुत, जो हमारे फोन में है वही टेक्नोलॉजीज का हम यूज करने जा रहे हैं एजुकेशन में। बच्चों को आना चाहिए। मैंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन कराया, मैं आपको एग्जांपल दूंगा जी। पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया यूनिवर्सिटी का पूर्णिया जो है वो उसका ग्रास एनरोलमेंट रेशो क्या होता है कि आपके प्राइमरी और सेकेंडरी बच्चों का कितना अनुपात हायर एजुकेशन में जाता है, वो 9% जाता है पूर्णिया के जिले थे उसमें। बिहार में 13.7% है, लोवेस्ट है इंडिया में, और तमिलनाडु का 48% है। हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको 50% करना है, गोरखपुर का करीब 25% है। तो उसको ग्रास एनरोलमेंट रेशियो इतना लो होने के बाद बहुत बैकवर्ड एरिया है। हमने सिखाया, मैंने कहा कि जो ये कोविड-19 में एग्जाम कराया, बिहार में एक प्रॉब्लम है कि सारे जो सेशन है लेट है। मैंने कहा ऑनलाइन एग्जाम कराए, तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए क्या होता है कि आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है वो दूसरे, तो हमने पूरा ऑनलाइन नहीं था, इट वाज अ ब्लेंडेड ऑनलाइन ऑफलाइन का ब्लेंडेड तरीके से हमने एग्जाम को कराया। उसमें क्या किया कि हम जो 70 नंबर का क्वेश्चन था तो 4 क्वेश्चन हम उसको मैसेज कर देते थे, 15 जो 60 नंबर के 4 क्वेश्चन उसको लड़के को व्हाट्सएप से मैसेज कर देते थे। तो वो अपने यहाँ किताब देख के लिख के अपने आप लिख के सारी चीजें वो अपने उसमें किताब देख के लिखे, चाहे टाइम थोड़ा सा हमने कम किया। हमने इंश्योर किया कि अगर बच्चे ने पढ़ा हो तभी वो किताब देख के कर सकता है। ये छोटे, तो मैं पूर्णिया जैसी जगह पे 100% बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया, सबने उसको करके उन्होंने व्हाट्सएप से उसको फोटो लिया, 40 पेज लिखा 2 घंटे में, और उसको व्हाट्सएप करके पीडीएफ बनाया। कुछ बच्चों को पीडीएफ बनाना नहीं आ रहा था, तो हम लोग ने सिखाया है कि ऐसे पीडीएफ बना दीजिए तो फाइल छोटी हो जाएगी, लोड नहीं हो रहा है, तो हमने फाइल, ये बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। मैंने ऑनलाइन एग्जाम में वहां बताऊं आपको, बिहार यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था 6 महीने, तो मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरवाना स्टार्ट किया, तो मेरे खिलाफ बहुत सारे वो हो गए, बहुत सारे नेता, वहाँ बहुत पॉलिटिकली बड़ा सेंसिटिव है, बड़ी शिकायत की, सीएम के यहाँ शिकायत की, गवर्नर के यहाँ, देखिए वीसी साहब मतलब कहाँ से आ गए हैं, पता नहीं हार्वर्ड की बात करते हैं, ये बच्चे गाँव में कहाँ जाएंगे, वो जो वो होता है हमारा, अरे उसका इंटरनेट वाला एक के 300 रुपए चार्ज कर ले रहा है, जा रहे हैं, और उसके बाद भी लोड नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा मान्यवर, आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा गांव में रह जाए? कम से कम 300 चोरी कर रहा है, आपको पता तो लग रहा है 300 चोरी कर रहा है, आप इम्प्रूव करोगे? कल को दिल्ली में जाओगे तो बच्चा वो क्या करेगा? वो उस बच्चे को अगर हार्वर्ड की एप्लीकेशन भरनी कर पड़ेगी तो क्या करेगा? These are the techniques has to be used, और हम लोग को ऐसा पैकेज देने की जरूरत है कि बच्चे लर्न करें ये चीजें। मैं अपने मैं वहाँ का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस इलाके का एग्जाम्पल दे रहा हूँ जहाँ बहुत जनरल अवेयरनेस पुअर है, ग्रॉस एनरोलमेंट बड़ा पुअर है, तो ये मस्ट है, लेकिन सही डायरेक्शन में यूज करें। ये चलेगा टेक्नोलॉजी का यूज और मिस यूज, बट एजुकेशन में इट इज गोइंग टू स्टे। जो आपका जो इसका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग सही डायरेक्शन में यूज करने की डायरेक्शन देते रहेंगे। जी राजेश जी, देश में नई शिक्षा नीति आ गई है। जानकारों का कहना है कि अब आधुनिकता के साथ परंपरागत ज्ञान की भी जानकारी मिलेगी। आपको क्या लगता है कि परंपरागत शिक्षा व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है? काफी इम्पोर्टेंट है। जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था, जो उन्होंने एक चीज उसमें लेके आए हैं, हर कोर्स और हर डिग्री से जो
कनेक्ट करने जा रहे हैं कि आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, जैसे अगर आपका 2 साल का है पीजी कोर्स है या यूजी कोर्स है, यूजी 3 साल का है, तो 1 साल में आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स देंगे, आप उसको छोड़ सकते हो जी नॉलेज का। उसके बाद 2 साल अगर आप कर लोगे तो आपको डिप्लोमा देंगे, आप छोड़ के बाद में ज्वाइन कर सकते हो। और 3 साल इसमें अगर आप करोगे 3 साल में तो आपको डिग्री देंगे। तो इस तरह के जो नए आ रहे हैं, और इसमें बहुत सारे हमारे मैंने जो एक गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मैंने एक कोर्स स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ कि कल जो कि संस्कृत एंड वैदिक सेंटर स्थापित करने की बात कर रहा हूँ, लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ, जो बौद्धिक वो लैंग्वेजेस बौद्धिज्म में हम क्या यूज करते थे और वो लोग क्या यूज करते हैं, उनको कनेक्ट करने की बात कर रहा हूँ, जो कि हमारा यहाँ का कल्चर और उसके थ्रू लैंग्वेज के थ्रू, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जी जो भी हमारे जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, चाहे योगा है चाहे कोई चीज है, तो उसको ट्रांसफर करना है तो लैंग्वेज के माध्यम, तो लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका प्रोविजन दिया गया है और वो एक अच्छी पहल है। लेकिन अभी ये पॉलिसी है, हमारा सिस्टम बहुत बड़ा है, जो चैलेंज हमारे सामने है कि इसको कैसे हम अडॉप्ट करेंगे, वो चैलेंज है। यूनिवर्सिटीज कैसे अडॉप्ट करेंगी, हम आपको, तो ये एक बहुत बड़ा सीबीएस सिस्टम लेके आए, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो जो था कॉन्सेप्ट वो अभी तक 2014 में लेके आए थे हम लोग, जो जी कि नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जा रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से हम लोग अभी उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी लैंड ग्रांट पैटर्न यूनिवर्सिटी होती है वहां से लेके आए, तो क्रेडिट सिस्टम है। तो हमारे पीजी में लागू हो गया है, हमारे यूनिवर्सिटी में लागू हो गया, बिहार में भी लागू हो गया, यूजी में नहीं हो पा रहा है, स्टूडेंट नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। सिस्टम क्या है कि वो क्रेडिट आवर, मतलब अगर आप 25, वो एक पीजी में कह रहे हैं 100 क्रेडिट आवर हम लोग पढ़ेंगे, एक सेमेस्टर में 25 क्रेडिट आवर पढ़ेंगे। 25 क्रेडिट आवर का मतलब, उसमें क्रेडिट आवर मतलब होता है 3+2, मतलब 3 क्रेडिट थ्योरी 2 प्रैक्टिकल। तो इसका मतलब होता है 3 घंटे हम थ्योरी पढ़ेंगे एक हफ्ता में, और दो प्रैक्टिकल, मतलब 4 घंटे प्रैक्टिकल। 4 घंटे का एक प्रैक्टिकल 2 घंटे का होता है, ये क्रेडिट सिस्टम जी का है। तो ये 3 और 4 7, इस तरह अगर 5 कोर्स हैं तो 5 और 35 घंटे हम पढ़ेंगे एक हफ्ता में। मैं आपको बताऊं, 35 घंटे का मतलब 6 घंटे हम रोज पढ़ेंगे एक सिलेबस का, एक कोर्स का। क्या एक टीचर इतने घंटे पढ़ा सकता है? क्या एक स्टूडेंट लगातार 6 घंटे पढ़ सकता है? ये हमने अडॉप्ट किया अमेरिकन सिस्टम से, जहां 9 क्रेडिट पर सेमेस्टर के बाद जब जाते हैं उसको टफ माना जाता है, 9 क्रेडिट। लेकिन हम 25 क्रेडिट पढ़ा रहे हैं, 2 साल में 100 क्रेडिट के लेके डिग्री दे रहे हैं। वही जो अमेरिकन जहां से आपने अडॉप्ट किया है वो 27 या 30 क्रेडिट पे दे रहे हैं, और वो मानते हैं कि हम कंपेरेबल करें। तो ये सब कमियां हैं। हम आइसोलेशन में बैठ के बात तो कर रहे हैं कि अब इंटरनेशनलाइजेशन करेंगे एजुकेशन का, आपने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन कैसे अडॉप्ट किया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन जब इसका अडॉप्शन आएगा तो अब वही 25 क्रेडिट वाला जब जाएगा, हार्वर्ड जाएगा, कहे हमने तो 9 क्रेडिट में पढ़ाया, आपने 25 क्रेडिट पढ़ाया, पूरी डिग्री दे दी एक सेमेस्टर में। हाउ इट इज पॉसिबल? विल नॉट ट्रांसफर, इट इज नॉट वैलिड। से एरा ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ, आप घर में बैठ के मत देखिए। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपने बैकग्राउंड बोला है कि ट्रेडिशन की, हम बात करते हैं कि हमारे पास नालंदा था, हमारे पास तक्षशिला था, हमने 0 दिया, हमने इतनी स्ट्रांग हमारी संस्कृति है, हमारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, हमारे ये कल्चर अच्छा है, लेकिन वेयर यू स्टैंड टुडे इन एजुकेशन, बिल्कुल। आज आप एजुकेशन में कहाँ हैं? आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? आपके क्या, आप हमारी 500 यूनिवर्सिटी में हमारी यूनिवर्सिटियां क्यों नहीं आ रही हैं? जी बिल्कुल। हमारा हायर एजुकेशन का बजट 33,000 करोड़ रुपए है, 1 लाख करोड़ रुपए एजुकेशन में 33,000 से 35-37,000 करोड़ रुपए है। वहीं हमारे बच्चे 8 लाख बच्चे अमेरिकन यूनिवर्सिटी और यूएस यूनिवर्सिटी, यूरोपियन यूनिवर्सिटी में जाके
करीब 60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे हायर एजुकेशन के, क्यों हम उनको रोक नहीं पा रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी ने नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला कि इस बार तो F1 वीजा बंद हो गया, हम इन बच्चों को कैसे रोकेंगे? क्या वो प्लेटफॉर्म है? ये बहुत सोचने की बातें हैं। हम लोग ये क्रिटिकल बातें हैं, हमको कह देना, पॉलिसी बना लेना, उसको अडॉप्ट करना इज अ सीरियस चैलेंज। और ये सारी आप कितनी भी पॉलिसी बनाइए, कितने भी एजुकेशन सिस्टम बनाइए, it has to be implemented in the universities, at the university level, at the vice chancellor level, at the registrar level, at the dean level, at the head level. वो कितने equipped है? आप वहाँ बैठ के दिल्ली में पॉलिसी बना लीजिए, जब तक वो तैयार नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार हैं, तब तक हम टेंट नहीं करेंगे। चलते चलते सर, हमारे एजुकेशन बीट्स मंच के माध्यम से आप देश के सभी विद्यार्थियों को क्या कोई खास मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये हम एक फेज में हैं, इंडियन एजुकेशन इज उस फेज में जा रहे हैं कि बहुत तरक्की करने वाला है, गवर्नमेंट अलर्ट हो रही है। हम एक कोर्स पढ़ते हैं, चाहे हम बीए कर रहे हैं, चाहे बीएससी कर रहे हैं, चाहे एमए कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम गोरखपुर में कर रहे हैं, हम देवरिया में कर रहे हैं जी। इस कोर्स का क्या इम्पैक्ट नेशनली है, इस कोर्स का क्या वैल्यू इंटरनेशनली है। हर चीज, चाहे हमारी यूनिवर्सिटी है, चाहे हमारा स्टूडेंट है, वो अपने को इवैल्यूएट करे इंटरनेशनली, वो इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ प्लेस करना, उस विजन से चले। स्काई इज अ लिमिट। अब वो सोचेगा कि हमें इंटरनेशनली कहीं प्लेस होना है, वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हमको उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो मैं चाहूँगा कि हर बच्चा अपने को जो भी कोर्स पढ़े, जो भी उसके विजन हो, जिस तरह के भी वो चाहता है, लेकिन अपने को इंटरनेशनल मार्केट के लिए तैयार करे। इंटरनेशनल मार्केट का मतलब ये नहीं है कि मैं मार्केटिंग की केवल पैसे की बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट। आने वाले किसी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हायर एजुकेशन के माध्यम से होने वाला है, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कहाँ फिट होता है, उसको देखे, उसी के अनुसार तैयारी करे। ये मेरा पर्पस है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एजुकेशन बीट्स के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी, अच्छा लगा, और होपफुली हम लोग इस पे फिर कनेक्ट होंगे। मैं हायर एजुकेशन और खासकर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन जी सर, पे स्पेशल कार्य करता रहता हूँ कि हम क्या करते रहें, और मैं चाहूँगा कभी मैं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, इंडियन हायर एजुकेशन के बारे में भी बात करूँगा आपसे। जी बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।